गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है, यानी कि 1 घंटे तक आपको तमाम खबरें हम दिखाएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे आपके शहर, आपके राज्य की कौन सी आज की बड़ी खबरें हैं। जी और सबसे बड़ी चिंता जो आज के टाइम पे बनी हुई है वो है मौसम। आपके राज्य में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां पर बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही राजनीति की दुनिया में क्या हो रहा है, विदेश में क्या कुछ हो रहा है, वो सारी बड़ी खबरें भी इस बुलेटिन में होगी। तो देखिए, बाढ़ बारिश की वजह से कई ऐसे राज्य हैं जो काफी ज्यादा परेशान हैं और सबसे ज्यादा बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है। कुल्लू हो या फिर मनाली या फिर हिमाचल के बाकी दूसरे इलाके, हर जगह हालात जो है भयावह हो चले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल में विनाशकारी बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। कुल्लू में बाढ़ का भयावह दृश्य देखिए, नदी में भारी भरकम ट्रक कागज की तरह बह गया। हिमाचल में नदियां सब कुछ लील लेने पर आमादा हैं। सोलन मंडी से भी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर्फ मंडी या कुल्लू ही नहीं, हिमाचल के सोलन जिले के परवाणु सेक्टर 5 का ये दिल दहला देने वाला वीडियो देखिए। सड़क पर आए सैलाब ने देखते ही देखते तबाही मचा दी। सड़क किनारे खड़े तमाम वाहन बहने लगे। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज कि दर्जनों कारें बह गई। कोई भी शख्स इस मलबे की चपेट में आ जाता तो उसको बचाना मुश्किल था। तस्वीरें गवाह हैं कि बादल फटने के बाद परवाणु में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से भूस्खलन की डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। चंद सेकंड्स में बड़े बड़े पहाड़ दरक रहे हैं। सोलन के कंडा घाट के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद दिल्ली शिमला हाईवे बंद हो गया है। जिस दौरान ये लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान कई गाड़ियां यहां से गुजर रही थीं। गनीमत ये रही कि गाड़ियां बाल बाल बच गईं। अपनी टीवी स्क्रीन पर क्लोज फ्रेम से इस खतरे को देखिए कि पल भर की भी देरी अगर होती तो सड़क से गुजर रही गाड़ियों का हश्र क्या होता। और कुछ तस्वीरें तो ऐसी आ रही है जो आपको दहशत में डाल देंगी जब आप देखेंगे, क्योंकि हिमाचल के ही मंडी में 5 फीट तक करीब मलबा आ गया है। तो चलिए आपको खौफ की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो हिमाचल के अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं। हिमाचल के मंडी जिले की ये तस्वीर देखिए। तबाही का ये मंजर खौफनाक है। बादल फटने के बाद पहाड़ से आए मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सड़क पर 5 फीट से ज्यादा मलबा बहता दिखा। घर, गाड़ियां, पेड़ और जो कुछ भी सैलाब के सामने आया सब कुछ बह गया। सैलाब को देखकर लोग चिल्लाते दिखे। तबाही की एक और तस्वीर देखिए। मंडी जिले में व्यास नदी के किनारे बना होटल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। व्यास नदी के किनारे बसे तमाम मकान और होटल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हिमाचल के मनाली का एक और खौफनाक वीडियो देखिए। नदी के विनाशकारी बहाव ने किनारे बसे घरों, मकानों और होटलों को तबाह कर दिया। देखते ही देखते सब कुछ नदी में समा गया। घरों के अंदर भी बाढ़ का मलबा घुस गया। लोग चिल्लाते और जान बचाने के लिए भागते दिखे। हिमाचल के सिरमौर में भी नदी भीषण विनाश कर रही है। पहाड़ों पर बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बह गया। देखते ही देखते नदी पर बना पुल टूटकर बाढ़ में समा गया। शिमला के कोकू नाला में पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। तस्वीरें देखिए, बाकी पुल में भी दरारें आ गई हैं, जिससे दहशत फैली हुई है। हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। वहीं कुल्लू के कसौल में 6 गाड़ियां पानी में बह गईं। मनाली में व्यास नदी का रौद्र रूप देखिए। नदी के किनारे बना 4 मंजिला होटल भर भरा कर नदी में समा गया। मनाली में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नदियां सब कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में आज भी भारी बारिश जारी रहेगी, लेकिन कल के मुकाबले बारिश में कमी आएगी। पंजाब और हरियाणा में भी कल के मुकाबले बारिश में कमी आएगी, लेकिन हैवी बारिश हिमाचल समेत देश के उत्तर भारत में जारी रहेगी। उसके बाद इसमें कमी आएगी। तो पहाड़ी इलाकों में तो बहुत बुरा हाल है। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, हर जगह जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। और वाकई उत्तराखंड में तो हालात ऐसे हैं कि कई पुल पानी में समा गए। इसके अलावा अगर गाड़ियों को आप देखेंगे वो तिनकों की तरह पानी के तेज बहाव में बही जा रही हैं।
मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने एक पहाड़ी राज्य के लिए आफत खड़ी कर दी है। उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं और सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। उत्तरकाशी के जखो लिवाड़ी में पुलिया टूट गई। तस्वीरें देखिए। पुलिया टूटने की वजह से यहां नदी में एक गाड़ी फंस गई। उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ से 50 किलोमीटर आगे मलारी में बादल फटने से कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बादल फटने के बाद जुम्मा नाले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नाले में मलबे के साथ भारी बोल्डर भी बह कर आए हैं। तो उधर देहरादून में बाढ़ के पानी के बीचों बीच बस फंस गई, जिसके बाद यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कुमाऊं में मूसलाधार बारिश लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश और बाढ़ ने यहाँ किस कदर तबाही मचाई है। राज्य में बाढ़ बारिश के बाद बिगड़े हालात तक का जायजा पीएम मोदी ने सीएम से फोन पर बात करके लिया, जिसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी ने राज्य में भारी बारिश की स्थिति की जानकारी ली है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज गर्जन की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को पक्के घरों में रहने की हिदायत दी है। पश्चिमी यूपी में बारिश का कहर जारी है। सहारनपुर में लगातार बारिश ने कस्बे को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह से डूब गई है। एक मकान में फंसे लोगों की ये तस्वीरें देखिए। शख्स ने बुजुर्ग पिता को सिर पर उठाकर रस्सी के सहारे घर से निकाला। सड़क पर पानी इतना ज्यादा है कि शख्स पूरी तरह डूबा नजर आ रहा है। प्रशासन की मदद से कस्बे के 42 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इलाके में हर तरफ कमर से ऊपर तक पानी है, जिसके चलते लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। वाटर बोट और लाइफ जैकेट की मदद से लोग घरों का जरूरी सामान निकालते दिखे। पश्चिमी यूपी में जारी बारिश के बाद हिंडन नदी में गंगा जैसा सैलाब है। ये तस्वीर सहारनपुर की है, जहां यात्रियों से भरी बस नदी में घुस गई। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गईं। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एनडीआरएफ कुदरत के कहर पर नजर बनाए हुए है। बारिश के आफतकाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कुल 39 टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के ऊपर चला गया है, जिसके बाद हथनीकुंड बैराज का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालात ऐसे हैं कि लोग मयूर विहार एक्सटेंशन इलाके में सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो हालात हैं वो काफी ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि हर तरफ पूरे के पूरे शहर जहां भी आप जाएंगे आपको पानी ही नजर आएगा। आप देख रहे हैं तस्वीरें लगातार राजधानी दिल्ली से आ रही हैं, जहां पर गाड़ियां भी आधी डूब चुकी हैं। और हथनीकुंड बैराज से पानी भी छोड़ा गया है, जिसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और इससे निचले इलाकों में जो आसपास हैं यमुना के, वहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। दिल्ली में यमुना के पास वाले निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है, क्योंकि नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना में इस वक्त कितना पानी है। नदी में पानी खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। कल शाम ही इसने डेंजर लेवल का निशान पार कर लिया। यमुना नदी का जल स्तर सोमवार को 205 मीटर तक पहुंच गया। इसे देखते हुए प्रशासन के साथ साथ राहत और बचाव दल अलर्ट मोड पर हैं। यमुना में आज पानी और बढ़ सकता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पानी बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, खासकर वो इलाके जो नदी के पास हैं या फिर निचले इलाके हैं। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा खतरा है उनमें सीलमपुर की किसान बस्ती, सोनिया विहार में एमसीडी टोल, पुराना लोहे का पुल, आईएसबीटी वाली किसान बस्ती, अन्नपूर्णा मंदिर, उस्मानपुर कुस्ता, बदरपुर खादर गांव, सबपुर बस टर्मिनल और गढ़ी मांडू गांव इलाके हैं। कई जगहों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी की ओर ना जाएं, क्योंकि खतरा अभी सिर्फ शुरू हुआ है। हथनीकुंड से आधा पानी और तेज बारिश इसे और बढ़ा सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा है, इसलिए अब जो यमुना का जलस्तर है दिल्ली में वो खतरे के निशान को पार कर गया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बताएं।
यमुना का जलस्तर 206.24 मीटर पर पहुंच चुका है, जबकि जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर का है। निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और लोहे का पुल भी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली में यमुना के जिस तरीके से बाढ़ का खतरा यहाँ पर बढ़ चुका है, खतरे के निशान से ऊपर, क्योंकि यमुना बह रही है और हर बार बारिश में कुछ ऐसा ही हाल राजधानी दिल्ली का होता है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली से, हमारी सहयोगी भावना किशोर हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि ऐसा ही हाल होता है, लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, भले ही दिल्ली सरकार कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले। हर साल की अगर बात करें तो इस बार बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है और लगातार हटनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना की तस्वीर आपको हम सीधे दिखा देते हैं कि कल जो वार्निंग लेवल था परसों वो क्रॉस करता है, डेंजर लेवल कल शाम क्रॉस होता है और आज इस वक्त की बात करें तो करंट वाटर लेवल इस वक्त 206.24 मीटर है। इस वक्त यमुना नदी उफान पर है। पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त हालात क्या होंगे। और वहीं अगर बात करें जिस तरह से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, लगातार बारिश हो रही है, अगर बात करें हाई फ्लड लेवल जो कि 207.50 मीटर होता है, ये भी क्रॉस हो सकता है। उसको देखते हुए जो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। आवाजाही यहाँ पर यातायात जो है वो होती है, इसको लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ऊपर से ट्रेन गुजरती है, लेकिन ट्रेन की भी आवाजाही को यहाँ पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे पे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को कल शाम से ही इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर किसान यहाँ यमुना के नीचे रहते हैं, उनके पूरा बसेरा होता है, इसलिए उनको कल शाम से ही यहाँ पे खाली करा के उन्हें सुरक्षित स्थानों पे भेजा जा रहा है। सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि कोई ऐसी कोई हानि ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के जलस्तर में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और ऊपर से मानसूनी बारिश ने यहाँ पर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी गई, उनकी तरफ से बढ़ गई है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे भावना। और फिलहाल उत्तर भारत की बात करें तो उसके हर एक राज्य में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, बारिश की वजह से हर तरफ पानी भर चुका है। और पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी हालात बहुत बेहतर नहीं है। पंजाब में तो स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर सेना को भी लगाया गया है। पंजाब हरियाणा में भी बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ बारिश के चलते पंजाब के शहरों में हालात बेकाबू हो गए और सेना की मदद लेनी पड़ी। अंबाला की ये तस्वीरें देखिए, गलियों में लोग तैरते दिख रहे हैं, पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है, सड़कों पर भी कई फीट पानी है, पूरा शहर जलमग्न है। दरिया बनी सड़कों पर लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियां पानी में डूब रही हैं। अंबाला ही नहीं, पंजाब के लुधियाना में भी हालात कुछ ऐसे हैं, जहां गांव के गांव जल समाधि लगा चुके हैं। लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तीसरी तस्वीर भी पंजाब से ही सामने आई है, जहां पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद शहर में बारिश का पानी घरों के अंदर पहुंच गया, जिसके चलते लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। घरों के चारों ओर पानी ही पानी है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है। आलम यह है कि पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद शहर में पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण पानी घरों में कमरों के अंदर आ गया। लगातार पानी का स्तर बढ़ता देखकर प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया, जिसके चलते सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तो बारिश का अलर्ट अभी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, अभी भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। और खास करके दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अगर जरा भी तेज बारिश हुई तो हालात कुछ ऐसे होंगे, आप तस्वीरों में देखिए। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए पूरी ताकत से आ रहा है। कहीं सड़कें नालों में बदल चुकी हैं तो कहीं घरों में पानी घुस चुका है। मानसून की मार से कई राज्य त्राहिमाम कर रहे हैं और फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में मुसीबत कम नहीं होने वाली। तबाही बर्बादी की सबसे खतरनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। हिमाचल में मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। शिमला कालका मार्ग पर रेल परिचालन अभी रोका गया है। शैक्षणिक संस्थान भी आज बंद रहेंगे। हिमाचल की ही तरह उत्तराखंड में कहीं बारिश की वजह से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उत्तराखंड में आज और कल कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में 1 से लेकर 12 तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। पहाड़ों की तरह ही तेज बारिश से मैदानी इलाके भी परेशान हैं। कई राज्यों में बारिश का सितम जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए ये अलर्ट जारी है। दिल्ली में आज भी सरकारी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। दिल्ली प्रशासन बेहद चौकन्ना है क्योंकि हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ा रहा है। यमुना खतरे के निशान को छू चुकी है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक शख्स के साथ हैवानियत हुई थी, जिसके बाद पूरे देश से विरोध के स्वरूप पर उठे थे। उसके बाद कई एक्शन प्रशासन की तरफ से वहां पर लिए भी गए, बावजूद इसके ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की खबर आपको बताएंगे, जहां की हैवानियत देख करके आप भी चौंक जाएंगे। देखिए पूरा मामला। मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदिवासी के साथ हैवानियत का मामला अभी थमा भी नहीं था कि यूपी के मिर्जापुर से सामने आए ऐसे ही एक मामले से हड़कंप मच गया है। यहाँ दबंगों ने एक शख्स के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। वीडियो इतना शर्मनाक है कि हम आपको पूरे तरीके से दिखा भी नहीं सकते। मामला सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ दबंग एक शख्स को चप्पल पर थूक कर उसे चाटने को कह रहे हैं। चप्पल में थूक कर चटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित शख्स ने इन दबंगों से ब्याज पर पैसा उधार लिया था, जिसे समय पर यह शख्स चुका नहीं पाया। इसके बाद ये दबंग इस शख्स के घर पहुंचे और उसे चप्पल पर थूक कर चाटने को मजबूर कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी दबंग को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति से अमानवीकृत कराया जा रहा है। यह 3 माह पुराना वीडियो थाना अदलआट संबंधित है। 3 माह पहले ही पीड़ित दिलीप कुमार मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त सनोज कुमार कनौजिया को जेल भेजा गया था। 2 दिन पहले ही सोनभद्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था, जहां अनुसूचित जाति के युवक के साथ अमानवीय बर्ताव किया था। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो मिर्जापुर में शख्स के साथ किस कदर हैवानियत की गई आपने देखा। अब आपको मध्य प्रदेश के शहडोल की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है और बताया जा रहा है जो पीड़ित है वो अनुसूचित जाति का है और वो बुरी तरीके से घायल है, वहीं आरोपी फरार है। पहले सीधी में पेशाब कांड, फिर इंदौर में आदिवासी नाबालिग लड़कों की बेरहमी से पिटाई, अब शहडोल में दलित युवक के साथ मारपीट। मध्य प्रदेश में आदिवासियों और दलितों के साथ अत्याचार के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एमपी के शहडोल से दहशत का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मजदूरी कर लौट रहे एक दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। शरीर पर पड़े निशान चीख चीख कर क्रूरता की गवाही दे रहे हैं। तलवार और बेल्ट से मारे मेरे को, ये बेल्ट का निशान है, सिर में तलवार से मारे। दरअसल ये शख्स मजदूरी कर घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान 3 दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। दबंगों ने इस शख्स से पैसे मांगे और नहीं देने पर बेरहमी से लात घूंसे और बेल्ट से मार मार कर इस शख्स को अधमरा कर दिया। बुरी हालत में इस शख्स को अस्पताल में लाया गया, लेकिन दबंगों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अस्पताल पहुंचकर भी मारपीट करने की कोशिश की। पीड़ित शख्स का परिवार दहशत में है और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। प्रकरण में आरोपी लकी दहाइया व अन्य 2 साथियों के विरुद्ध हमने 327, 323, 324 और 506-34 के संबंध में FIR पंजीबद्ध की है। उसमें विवेचना की जा रही है और आरोपी की तलाश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की, और ऐसा लगता है दीपिका, मध्य प्रदेश में अपराधियों को पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है, क्योंकि ग्वालियर में एक दिन में 3 हत्याओं की वारदात सामने आई है। 3 हत्या इसलिए क्योंकि एक रिटायर्ड फौजी को मार दिया गया, एक छात्रा की हत्या कर दी गई और साथ ही एक शख्स की, लापता शख्स की भी हत्या कर दी गई है। उसके बाद शव बरामद कर लिया गया और इन जो 3 मर्डर्स हुए हैं उसको लेकर के कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्या की एक के बाद एक 3 वारदात से मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर दहल उठा, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सोमवार सुबह पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में एक रिटायर्ड फौजी का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
रिटायर्ड फौजी देवेंद्र माहौर की उसी के घर में गला और हाथ रेत कर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र एक महिला रिश्तेदार के साथ घर में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक महिला मौके से फरार बताई जा रही है। दोपहर होते होते एक और शव मिलने की खबर सामने आई। चिराग और सागर शिवहरे के शव के अवशेष पुलिस को सिरोल पहाड़ी के पास नाले में मिले। सागर 8 जुलाई को डबरा से लापता थे। मामला लव ट्रायंगल में हत्या का बताया जा रहा है। तीसरा मामला ग्वालियर के तिलक नगर से सामने आया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका का नाम अक्षया यादव बताया जा रहा है, जो कि 11वीं की छात्रा थी। सहेली के साथ कोचिंग से घर लौटते वक्त बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने अक्षया की गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक 8 बजे के आसपास की घटना है। ये कोचिंग से 2 लड़कियां निकल रही थी। कोई मोटरसाइकिल पे कुछ लड़कों ने फायर किया, इसमें गोली लगी है इसको, अक्षया को। बच्ची एक्टिवा पे थी, कोई मोटरसाइकिल पे लड़के थे। उनके बारे में जानकारी ले रहे, जल्दी पकड़े। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक खबर आपको बताते हैं, जहां पर गुलदार से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि गांव वाले डरे हुए हैं और वन विभाग की तरफ से भी इन गांव वालों को कोई खास मदद नहीं मिल रही। और इसके बाद गांव वालों ने खुद ही इसका हल निकाल लिया। पीट पीट कर एक गुलदार को मौत के घाट उतार दिया। जो तस्वीरें लेकिन सामने आई हैं, वो वाकई परेशान करने वाली हैं। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची है। गुलदार के हमलों से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। धामपुर में सोमवार को 2 सगे भाइयों पर गुलदार ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गुलदार के हमले की खबर सुनते ही ग्रामीण जंगल की तरफ दौड़ पड़े और गुलदार को चारों तरफ से घेर लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे एक शख्स गुलदार पर लाठी से लगातार हमला कर रहा है। इसी दौरान गुलदार इस शख्स पर पलटवार कर देता है, लेकिन यह शख्स गुलदार को नीचे गिरा देता है। इस दौरान पीछे से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं और गुलदार पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट जाती है। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे गुलदार के साथ क्रूरता की जा रही है। गले में जबरन रस्सी डाली जा रही है। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई है वो परेशान करने वाली है। ये लोग गुलदार को मौत के घाट उतारकर उसे एक बड़े डंडे पर उल्टा लटका कर ले जाते नजर आ रहे हैं। आगे जाकर ये लोग गुलदार को नीचे गिरा देते हैं और मौके पर जुटी भीड़ मोबाइल में तस्वीरें लेने में जुट जाती है। और आज नजरें पश्चिम बंगाल पर भी रहने वाली है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और चुनाव के दरमियान जैसी हिंसा देखने को मिली थी उसको लेकर के भी रिपोर्ट फाइल की जानी है। लेकिन चुनाव के बाद भी वहां हिंसा की खबरें सामने आई हैं और इसी को लेकर के बीजेपी ने एक टीम का गठन किया है और आज वो कमेटी जो है वो पश्चिम बंगाल जाएगी और इस पूरे हिंसा की जांच करेगी। आज पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने हैं। जिन चुनावों को लेकर इतनी हिंसा हुई, इतने आरोप प्रत्यारोप लगे, आज साफ हो जाएगा कि जनता के बीच किसके दावे चले। 8 जुलाई को मतदान हुआ था, लेकिन जिस तरह हिंसा हुई उसके बाद 697 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ 10 जुलाई को। अब सबको नतीजों का इंतजार है। मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, CCTV कैमरे लगाए गए। इन चुनावों के लिए करीब 5 करोड़ 67 लाख लोगों ने मतदान किया। करीब 2,06,000 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 73,887 सीटों के लिए यह मतदान हुआ, जिसके नतीजे आज आने हैं। हालांकि मतदान के बाद भी हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। कूच बिहार के दिनहाटा में पिछले 2 दिनों से लगातार ये खबरें आई कि विरोधी पक्ष आपस में भिड़ गए। हालात की जानकारी देने के लिए राज्य के राज्यपाल CV आनंद बोस दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि राज्यपाल ने मतदान के दिन हुई हिंसा के बारे में अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी। वहीं बीजेपी की एक टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी और हिंसा की जांच करेगी। इस टीम का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। उनके साथ 3 सांसद डॉक्टर राजदीप राय, सत्यपाल सिंह और रेखा वर्मा भी रहेंगे। ये लोग बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को रिपोर्ट सौंपेंगे। अब देखना यह है कि पंचायतों पर किसकी पकड़ बनती है और सवाल यह है कि क्या नतीजों के बाद भी हिंसा होगी।
और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार शुरू कर दी। एक तरीके से देखा जाए तो कलंक कथा की महाराष्ट्र में शुरुआत हो चुकी है। दरअसल नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक बता दिया, जिसके बाद बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। अरे काय तुमच्या नागपूरला कलंक आहे। पहले ऑडियो सुनाया और फिर उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर के लिए कलंक बता दिया। एक बार फिर सुनिए। अरे काय तुमच्या नागपूरला कलंक आहे। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नागपुर में थे। एक सभा में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को आड़े हाथों लिया। उनके निशाने पर फडणवीस थे। उद्धव ने उनका एक पुराना ऑडियो सुनाया जिसमें फडणवीस कह रहे थे कि एनसीपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। उद्धव ने कहा कि बीजेपी के लिए ना का मतलब हाँ होता है। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर हिंदुत्व के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया। उद्धव की इस बयानबाजी के बाद महाराष्ट्र में बयानों की जंग छिड़ गई है। फडणवीस ने पलटवार करते हुए एक ट्वीट किया। 8 लाइनों में उद्धव पर करारा वार किया। फडणवीस ने उद्धव को कलंक का जॉन्डिस यानी पीलिया बताया। ये लिखा कि गोबर खाने के आरोपी के साथ बैठकर भोजन करना कलंक कहलाता है। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के बारे में बदजुबानी बर्दाश्त करना कलंक कहलाता है। वीर सावरकर का अपमान करने वालों के साथ बैठना कलंक कहलाता है। फडणवीस ने कई और मुद्दों को उठाया और कलंक बताया। उद्धव ठाकरे का बयान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पसंद नहीं आया। गडकरी ने ट्वीट किया कि इतने निचले स्तर पर निजी आरोप लगाना महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप नहीं है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर दिए गए इस बयान के बाद नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया। उद्धव ठाकरे के पोस्टर फाड़े गए। देखना यह है कि बयानबाजी थमेगी या इसके बाद और तेज होंगे। अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि देश भर में इसकी चर्चा जोरों पर है और इस बीच एक प्रतिनिधि मंडल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात की है इसको लेकर के, जिसमें एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने केसीआर से मांग की है कि वो भी इसका विरोध करे, यूसीसी का। और इसी बीच मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले ये तो पता चले कि आखिर यूसीसी में है क्या। यूसीसी को लेकर बयानबाजी और हलचल तेज होती जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तेलंगाना के प्रतिनिधि मंडल और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से इस बारे में मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सीएम केसीआर से केंद्र की ओर से प्रस्तावित यूसीसी पर चर्चा की। उन्होंने सीएम को बताया कि ये न केवल मुस्लिमों का मुद्दा है बल्कि ईसाइयों और आदिवासियों का मुद्दा भी है। यूसीसी लाने की बात की जा रही है। हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वजीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज करिए, उसकी मुखालिफत करिए। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क का प्लुरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है। वहीं प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से जब यूसीसी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से ही पूछ डाला कि क्या आपको यूसीसी के बारे में कुछ मालूम है। ये तो सरकार को खुद को मालूम नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या सिविल कोड क्या है? कॉमन सिविल कोड है यूनिफॉर्म? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं मालूम। आपको मालूम है क्या? कौन कर रहा है? सुझाव तो आए, प्रस्ताव तो आए, उस पर विचार करेंगे। माना जा रहा है कि यूसीसी अगले साल के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। केंद्र सरकार इसे लागू करने की बात कह रही है तो कई विपक्षी पार्टियां और कई धार्मिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। की चुनौती को देखते हुए भारत ने अपनी जो सैनिक क्षमता है उसमें इजाफा कर दिया है और अब जो भारत की तरफ से नई डील की गई है उसने पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ा दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान बड़ा ऐलान हो सकता है, तो कब हो सकती है डील, कब है पीएम का ये दौरा और इस दौरे के मायने क्या है, ये सब कुछ बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पंचकुला में कैसे बह गई एक कार, आपको सिर्फ 2 मिनट में दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट।
पूरे दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली के आईटीओ में तो बारिश के बाद बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की हैं, जहां पंचकूला नेशनल हाईवे पर पानी भर गया, जिसके बाद बाढ़ के पानी में कार ऐसे बह गई मानो जैसे एक कार नहीं, प्लास्टिक का कोई खिलौना हो। मोहाली में तो बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि एक सोसाइटी की दीवार ही ढह गई। बता दें कि मोहाली में बाढ़ और बारिश के चलते लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। देहरादून में एक बस बाढ़ के पानी के बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं कुमाऊं में मूसलाधार बारिश लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश और बाढ़ ने यहाँ किस कदर तबाही मचाई है। पंजाब में तो बाढ़ और बारिश लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, दुकान, मकान और खेत खलिहान, पानी ने हर चीज को अपनी चपेट में ले रखा है। मोहाली में तो बाढ़ का पानी पूरी सोसाइटी में ही घुस गया। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें मंडी की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने पूरे शिव मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सोलन में बाढ़ के पानी में एक साथ कई गाड़ियां बह गई। राजधानी शिमला में तो बाढ़ के पानी में पुल ही बह गया। कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड देखने को मिली। और पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर क्या हालात है, साथ ही महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया। 2 मिनट में देखिए देश की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आधिकारिक आवास वर्षा पहुंचे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने और देवेंद्र फडणवीस के साथ तकरार की बातों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। तो उधर आपको बता दें, पिछले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में पवार गुट में बड़ी फूट देखने को मिली थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उथल पुथल जारी है। सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करेगा। 3 जुलाई को समर वैकेशन के बाद कोर्ट खुलते ही एक प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी गई। याचिकाओं पर सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर भी सुनवाई होगी। जमीन फर्जीवाड़े के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई होनी है। उमर अंसारी पर लखनऊ के जियामऊ में एक महिला से फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का आरोप है। आज सुबह 8 बजे से पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू होगी। सभी काउंटिंग सेंटर पर केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। इससे पहले पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने जांच के लिए 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नियुक्त किया था। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हिंसा की जाँच करेगी। इसी को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच फायरिंग की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी में एक राहगीर महिला घायल हो गई। गोली महिला की गर्दन को चीरती हुई निकल गई। फिलहाल घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना अंबा थाना क्षेत्र स्थित चिरपुरा रोड की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।